मैं संजय सैनी आपको अर्थशास्त्र विषय में वस्तु विनिमय प्रकरण के विषय में आपसे चर्चा करूँगा। प्यारे बच्चों, विनिमय का अर्थ। प्यारे बच्चों, पहले प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। मनुष्य की जो मुख्य आवश्यकताएं थी वो रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं थी। मनुष्य जंगलों में रहता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। जंगलों में जो है कंदमूल खाकर अपने भोजन की पूर्ति कर लेता था। कपड़ा वो जंगलों में रहता था और जंगलों से ही पत्तों से अपने शरीर को ढकता था। मकान की उसको आवश्यकता नहीं थी। प्राचीन समय में मनुष्य जंगलों में रहता था और वहाँ पर गुफाओं में या कंदराओं में या पेड़ की छांव में सोता था। यानी कि प्राचीन समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता था। उसको दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास होता गया, वैसे वैसे मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। पहले मनुष्य की प्राचीन काल में आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना था। पहले तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था, लेकिन जब दिन प्रतिदिन उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, उसकी आवश्यकताएं असीमित हो गई। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहने लगा। तो अब दूसरे व्यक्ति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदल के द्वारा ही करता था। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रोफेसर जेम्स के अनुसार कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं की अदल बदल को ही विनिमय कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक, पारस्परिक तथा वैधानिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। विनिमय दो प्रकार का होता है। विनिमय के भेद दो हैं। पहला प्रत्यक्ष विनिमय, दूसरा अप्रत्यक्ष विनिमय या परोक्ष विनिमय या मौद्रिक विनिमय। प्रत्यक्ष विनिमय एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं, या इस हाथ देना या उस हाथ लेना, यानी कि वस्तु की अदल बदल को विनिमय वस्तु विनिमय कहते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष विनिमय या परोक्ष विनिमय या मौद्रिक विनिमय। अप्रत्यक्ष विनिमय जब वस्तु या सेवा का लेन देन मुद्रा के द्वारा किया जाता है तो उसको मौद्रिक विनिमय या परोक्ष विनिमय या अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय की कठिनाइयां या असुविधाएं। देखिए, जो वस्तु विनिमय किया जाता था, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदला की जाती थी, उसमें अनेक कठिनाइयां या अनेक असुविधाएं या अनेक दोष उत्पन्न होने लगे। कौन कौन से दोष उत्पन्न होने लगे? पहला है दोहरे संयोग का अभाव। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली तभी संभव थी जब दो व्यक्ति हों, यानी कि अगर एक व्यक्ति वस्तु की अदला बदली करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति यदि नहीं है तो ये विनिमय नहीं है, क्योंकि वस्तु विनिमय वस्तु की प्रत्यक्ष अदला बदली के द्वारा ही होता है। तो पहली कठिनाई है कि दो व्यक्ति इसमें होने अनिवार्य है। यदि एक व्यक्ति है तो ये विनिमय नहीं होगा। तो पहली कठिनाई है दोहरे संयोग का अभाव के दो व्यक्ति इसमें होने अनिवार्य है और दोनों व्यक्तियों के पास में एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की वस्तु होनी भी अनिवार्य है। यदि एक व्यक्ति के पास में अनाज है और दूसरे व्यक्ति के पास में कपड़ा है, जिसके पास में अनाज है उसको कपड़े की आवश्यकता है, तो वो उस व्यक्ति से कपड़ा लेकर और उस दूसरे व्यक्ति को
कठिनाई का काम था कि पहले बार तो यदि एक व्यक्ति लेन देन करना चाहता है, वस्तु की अदला बदली करना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति यदि वस्तु की अदला बदली नहीं करना चाहता या उसके पास में उसकी आवश्यकता की वस्तु नहीं है, तो ये विनिमय नहीं होता था। तो इसमें सबसे बड़ी कठिनाई आई कि दो व्यक्ति होने अनिवार्य है और दोनों ही व्यक्तियों के पास में एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु भी होनी अनिवार्य है। तो सबसे बड़ी पहली कठिनाई है दोहरे संयोग का अभाव। दूसरी कठिनाई है वस्तु विभाजन की कठिनाई। वस्तु विभाजन की कठिनाई, देखिए दूसरी कठिनाई वस्तु विभाजन की कठिनाई कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि उनका मूल्य तो ज्यादा होता है और यदि उसको टुकड़ों में बांटा जाता है तो उसके भविष्य में जो मूल्य है उसके भी समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। मान लिया यदि किसी व्यक्ति के पास में कोई बड़ी वस्तु पशु है और वो दूसरे व्यक्ति से उस वस्तु की थोड़ी मात्रा देना चाहता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति से जो वो लेन देन करना चाहता है उसके पास में वस्तु छोटी है। मान लिया एक व्यक्ति के पास में बुक है, यानी कि बुक के बदले में वो, और दूसरे व्यक्ति के पास में यदि कोई पशु है, बैल है या कोई घोड़ा है, तो यदि वो उसके साथ में लेन देन करना चाहता है तो उस वस्तु की कीमत, बैल की, घोड़े की उसकी कीमत तो ज़्यादा है और बुक की जो कीमत है वो कम है। तो वो व्यक्ति उस वस्तु की, यदि उस वस्तु का विभाजन करेगा, उसके पास में जो पशु है यदि उसका विभाजन करेगा, उसको टुकड़ों में बांटेगा, तो पशु तो मर जाएगा, उसका जो अस्तित्व है वही मिट जाएगा। तो ये लेन देन नहीं होगा। क्यों नहीं होना? क्योंकि जो वस्तु है उस दूसरे व्यक्ति के पास में तो छोटी वस्तु है, पुस्तक वस्तु है, और एक व्यक्ति के पास में पशु है, घोड़ा है या बैल है, तो यदि वो उसको टुकड़ों में विभाजित करेगा तो उसका जो मूल्य है वो समाप्त हो जाएगा, उसका वस्तु का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो दूसरी कठिनाई थी वस्तु विभाजन की कठिनाई। तीसरी कठिनाई है सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि हम जिस वस्तु के साथ, जिस व्यक्ति के साथ में लेन देन करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को उस वस्तु की कितनी मात्रा दी जाए और उससे कितनी मात्रा ली जाए, क्योंकि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ। जब मुद्रा का आविष्कार, जैसे आज मुद्रा का आविष्कार हो गया, तो आज तो हम प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में आंक सकते हैं। लेकिन पहले प्राचीन समय में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय हम वस्तु का जो मूल्य है उसका मापन कैसे करें कि इस वस्तु का मूल्य इतना है, और दूसरे व्यक्ति से जो लेन देन करना चाहते हैं उस व्यक्ति को हम इस वस्तु की इतनी मात्रा देंगे और उससे उस वस्तु की इतनी मात्रा ले लेंगे। मुद्रा में तो ये आकलन करना बहुत संभव है, लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय वस्तु का मूल्य निर्धारित करने की कठिनाई सबसे बड़ी कठिनाई थी कि जब वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं होता तो उसको वस्तु की कितनी मात्रा दी जाए और उससे उस वस्तु की कितनी मात्रा ली जाए। चौथी कठिनाई मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव, देखिए आज मुद्रा का आविष्कार हो गया तो आज जितने भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका जो मूल्य है वो मुद्रा में आंका जाता है कि इसकी कीमत इतने रुपए है, इस वस्तु की कीमत इतने रुपए है। लेकिन प्राचीन समय में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय ये कठिनाई थी मूल्य संचय की कठिनाई या मूल्य संचय का अभाव, कि व्यक्ति उस वस्तु, बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि यदि उनको अधिक समय तक रखा जाता है, यदि उनको अधिक समय तक रखा जाता है तो वे वस्तुएं बेकार हो जाती हैं, तो वे वस्तुएं बेकार हो जाती हैं। मुद्रा है, मुद्रा को घर में रख लो, बैंक में रख लो, वो कभी खराब नहीं होती। लेकिन जो वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो कुछ समय बाद खराब हो जाती हैं। जैसे यदि दूध को
एक वस्तु दूध है, यदि उसको हम रखते हैं तो दूध 1 या 2 दिन में खराब हो जाता है। या सब्जी है, टमाटर है, गोभी है, सब्जी है, इसको यदि हम ज़्यादा समय तक यदि इसको रखेंगे तो वो सब खराब हो जाते हैं। तो संचय के रूप में यानी कि मनुष्य भविष्य की अपनी आवश्यकताओं के लिए यानी कि भविष्य की कठिनाइयों का सामना करने के लिए जो संचय करना चाहता था, तो वो वस्तु के रूप में यदि संचय करना चाहता था तो वो वस्तु भविष्य में खराब हो जाने की उसकी संभावना बनी रहती है। मुद्रा में समस्या नहीं रहती, लेकिन जो वस्तु के द्वारा लेन देन होता था उसमें ये संभावना थी कि मनुष्य अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए यदि धन को संचय करता था तो वस्तु के रूप में उनको रखता था। तो ये समस्या थी कि वो उन वस्तुओं को भविष्य के लिए यदि संचय करना चाहता था तो वे वस्तुएं कुछ समय बाद भविष्य में समाप्त हो जाने की उनकी संभावना बनी रहती थी। 5वां, मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। 5वां हेडिंग है मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। वर्तमान समय में मुद्रा का आविष्कार हो चुका है और वर्तमान समय में यदि बस कोई व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन करना चाहता है, मान लो कोई भी व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर यदि दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो वो अपनी संपत्ति मुद्रा में बेचकर दूसरे स्थान पर उसी मुद्रा से दूसरी संपत्ति खरीद सकता है। लेकिन प्राचीन समय में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब वस्तुओं के माध्यम से वस्तु की अदला बदली होती थी, तो उस समय ये मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई उत्पन्न होने लगी। यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि उनका मूल्य बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे भूमि है, मकान है, दुकान है, इन वस्तुओं की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। यदि व्यक्ति इन वस्तु के बदले में मकान को, भूमि को या दुकान को, इनके बदले में यदि वस्तुएं लेना चाहता है, वस्तुओं की अदला बदली करना चाहता है, तो वस्तुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इन वस्तुओं का मूल्य तो बहुत ज़्यादा है और उनके बदले में यदि छोटी छोटी वस्तु भी लेना चाहता है तो उन वस्तुओं की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इतने की भी वस्तु भी नहीं है, इतना उनका मूल्य भी नहीं है जितना उसको दूसरे स्थान पर ले जाने में उसका किराया व्यय हो जाएगा। तो ये मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई सामने आई, लेकिन मुद्रा में ये कठिनाई नहीं थी। मुद्रा के द्वारा तो व्यक्ति यदि अपना स्थान परिवर्तन करना चाहता है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहता है, तो वो उस वस्तु को मुद्रा में बेच सकता है और दूसरे स्थान पर जाकर जहाँ पर वो रहना चाहता है उस वस्तु को वो वहाँ पर मुद्रा में क्रय कर सकता है। लेकिन वस्तु के माध्यम से जो वस्तु की अदला बदली होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई, मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई उत्पन्न होने लगी। 6वां हेडिंग है भावी भुगतान का मान। देखिए, व्यक्ति ज्यादातर लेन देन उधार करता है, यानी कि ज्यादातर जो लेन देन करता है वो उधार करता है, उधार में लेन देन करता है, यानी कि उसको जो उसकी कीमत है उसको भविष्य में लौटाना चाहता है। तो मुद्रा, जब मुद्रा का आविष्कार हो चुका है अब, तो इसमें ये समस्या नहीं आती। यानी कि व्यक्ति यदि किसी वस्तु को उधार ले लेता है तो वो उसको भविष्य में लौटा सकता है। मान लो कोई वस्तु उसने 1000 रुपये में दी, तो 1000 रुपये की वस्तु वो 1000 रुपये का मूल्य ब्याज सहित वो लौटा सकता है भविष्य में। लेकिन जब वस्तु के माध्यम से, जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी प्राचीन काल में, तो उस समय ये कठिनाई उत्पन्न हुई कि भविष्य में जो वस्तु को उसने लेन देन किया, जो अनाज के माध्यम से उसने लेन देन किया, अनाज भविष्य में उसने सौदा किया कि मैं भविष्य में आपको अनाज लौटा दूंगा, तो ये समस्या उत्पन्न हुई कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत बढ़े या घटे, या मान लो कोई अनाज यदि उसको भविष्य में उस वस्तु के बदले में देना है तो उस वर्ष यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए या फसल नष्ट हो जाए, उसमें कोई कीट लग जाए तो वो फसल ही बर्बाद होगी। तो ये भविष्य में भुगतान करने की जो समस्या थी वो उत्पन्न हुई। भविष्य में भुगतान करने की जो समस्या थी वो उत्पन्न हुई, क्योंकि व्यक्ति वस्तुओं का जो लेन देन है वो यदि भविष्य में करना चाहता है तो
वस्तु को नष्ट हो जाती है, यानी कि वो उस फसल का उत्पादन ही नहीं हो पाता, या उसमें बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, वो वस्तु ही नष्ट हो जाती है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये भविष्य में भुगतान की कठिनाई, ये समस्या उत्पन्न हुई। प्यारे बच्चों, आज हमने इस टॉपिक में विनिमय का अर्थ, विनिमय की परिभाषा, विनिमय, वस्तु विनिमय के प्रकार, प्रत्यक्ष विनिमय, अप्रत्यक्ष विनिमय, दो प्रकार पढ़े। उसके बाद में वस्तु विनिमय की कठिनाइयां पढ़ी। अब अगले वाले टॉपिक में प्यारे बच्चों हम मुद्रा में इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया, अगले वाले टॉपिक में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे।